सब रेडियस एटॉमिक रेडियस तो एटॉमिक रेडियस से प्रीवियस क्लास रे हमर कोन डिस्कस हितला पिला माने सो वी हैव डिस्कस्ड दैट the distance from the center of the nucleus to the valence shell electron that is called as your atomic radius. Okay, the center of the nucleus ru jo mane no student any new student please see here. So this is the final time I am repeating. After that we will move to the next part. So this is the center of the nucleus. So if they are the orbits, यदि ये सब आपका ऑर्बिट हो गया तो आपका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते थे एटॉमिक रेडियस. ठीक है, लेकिन we have already discussed that electron not only a particle but also it shows the wave nature. तो ये वेव नेचर भी शो करता है. तो यदि आपका इलेक्ट्रॉन का ये मान लो न्यूक्लियस तो ये हो गया आपका वैलेंस शेल. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो वेव नेचर भी शो करेगा इस तरीके से. तो इस तरीके से यदि आप वेव नेचर ये शो करता है अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके हिसाब से हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली उसके पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली. ठीक है, तो इसके वजह से हमारा जो डेफिनेशन है वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया एटॉमिक रेडियस का, और हम वो डेफिनेशन बोलने लगे द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट up to which the density of the electron cloud is maximum, that is called as your atomic radius. ठीक है, तो जो हम बोल रहे थे कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जो का डिस्टेंस रहता है उसको आप बोलते हो एटॉमिक रेडियस. लेकिन वो डेफिनेशन मॉडिफाई हो गया, और मॉडिफाई होने के बाद ये मिला हमें कि जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट up to which the density of the electron cloud is maximum, वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका एटॉमिक रेडियस. ठीक है, तो नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया था देयर आर सम डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना, उसको डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है. उसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे. पहला पॉइंट क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, कि हम क्यों नहीं एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन कर सकते. पर्टिकुलरली जो एटम होता है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बना के मॉलिक्यूल बना लेता है. ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल फॉर्म में वो रुकता है जो एटम्स होते हैं. तो जब एक एटम दूसरे एटम से सराउंड हुआ होता है, मान लो ये एक एटम है, उसके नेबरिंग एटम इस तरीके से हैं, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम का न्यूक्लियस के साथ भी उसका इंटरेक्शन होता है. ठीक है, दूसरे एटम के साथ भी इसका इंटरेक्शन होता है. यदि इंटरेक्शन होता होगा तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है वो स्टैटिक नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम्स. तो इसी के लिए हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए उसके एटॉमिक रेडियस हम वहां पे डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो ये था पहला पॉइंट जो कि जिसके लिए हम यहाँ पे एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन करना हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है. दूसरा था आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसको हेजनबर्ग ने दिया था. तो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आल्सो वी कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन at a particular instant simultaneously and accurately with that of your angular momentum, or simply momentum you can also tell. Okay, so ये था आपका difficulties in determining your atomic radius. Next हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम बॉन्डिंग के हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं कि एटम और एटम के बीच, मान लो ये एक एटम है और ये एक एटम है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग होता है उस बॉन्डिंग के हिसाब से हमने एटॉमिक रेडियस का क्लासिफिकेशन किया गया हमारा. ठीक है, बॉन्डिंग के हिसाब से तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके कोर्स में जितना है, सिलेबस में जितना आपका आ रहा है एंट्रेंस एग्जाम्स में, हम उसके ही डिस्कस करेंगे. तो पहला आता है आपका कोवेलेंट रेडियस. तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, व्हाट इज योर कोवेलेंट रेडियस. तो मान लो दो एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मान लो दो एटम के बीच आपका यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया. तो मान लो ये हो गया ए और ये हो गया आपका ए. इसका हम यदि एटॉमिक वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से होगा. कोवेलेंट मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है. तो मान लो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया इसका न्यूक्लियस. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यदि हम उसको डी लेते हैं, स्मॉल डी लेते हैं, तो वहां पे आपका जो आर कोवेलेंट होगा इट विल बी आर कोवेलेंट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2. डिस्टेंस को यदि हम हाफ करते हैं तो वहां पे हमें कोवेलेंट रेडियस मिलता है. ठीक है, so this is all about your covalent radius. Next is your van der Waals radius. Van der Waals radius.
तो बेटा ये वैन डर वाल्स रेडियस क्या था आपका? व्हाट अबाउट योर वैन डर वाल्स रेडियस? तो पर्टिकुलरली जो वैन डर वाल्स रेडियस है ये वैन डर वाल्स फोर्स के कांसेप्ट से अराइज हुआ है, वैन डर वाल्स फोर्स के कांसेप्ट से। तो पर्टिकुलरली जो वैन डर वाल्स फोर्स है ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम वैन डर वाल्स फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था इंट्रा एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटम और एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, मान लो ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो वहीं से आपका वैन डर वाल्स का रेडियस अराइज हुआ है। और पर्टिकुलर ये जो वैन डर वाल्स रेडियस है ये आपके जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस उनके लिए ये काम करता है। ठीक है, तो ये है आपका वैन डर वाल्स रेडियस का कंसेप्ट। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज डिफाइंड एज 1/2 of the distance between the nucleus of two identical non-bonded isolated atoms। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं। देखो, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इट। तो देखो, मान लो यहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये हो गया आपका दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरीके से। तो ये जो पास में दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके जो दो नेबरिंग एटम्स हैं, जो ये वाला एटम और ये वाला एटम जो नजदीक हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो वो दो एटम के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहता है ये वाला, यदि हम उसको हाफ करते हैं, इसका हम यदि आधा लेते हैं, मान लो ये यदि हमारा डी हो गया तो इसको यदि हम आधा करेंगे, d/2 करेंगे, तो वहां पे हमारा मिलेगा आर वैन डर वाल। ये हमारा मिल गया वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो यदि आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी देता है तो वहां पे आप इसको बाई 2 करके वैन डर वाल्स रेडियस निकाल सकते हो। किसी को कोई शक? एनी डाउट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वैन डर वाल्स रेडियस। जो चीज हमने डिस्कस कर लिया था वो चीज को थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे मेटलिक रेडियस के बारे में। मेटलिक रेडियस, तो मेटलिक रेडियस क्या होता है? पर्टिकुलरली मेटल और मेटल का बीच का है। मेटलिक रेडियस जो है वो मेटल मेटल बीच का है। ठीक है, तो मान लो आपका जो मेटलिक रेडियस है, जब आप क्रिस्टल लेते हो, सॉलिड स्टेट में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में एटम एटम जो है वो बहुत ही पास पास एकदम बंधे हुए हैं, उनके बीच का एकदम लिंक है। ठीक है, उनके बीच का स्पेस एकदम जीरो है, वो बहुत एकदम टाइटली पैक्ड है क्रिस्टल फॉर्म में। तो इस तरह से जब होते हैं, यहाँ पे आता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? बेटा फ्री कौन बोलते हैं? किसको बोलते हैं हम फ्री? जो कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूर होता है उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मान लो ये पर्टिकुलर एटम का ये हो गया न्यूक्लियस, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा लूज है। मतलब वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि इजीली मूव कर सकता है। इट इज नॉट अंडर द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस का जो फोर्स है उस अट्रैक्शन के इफेक्ट से ये अलग है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एकदम फ्री घूमता है, इधर उधर, यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब लैटिस के अंदर घूमता रहता है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब जब ये घूमता है तो मान लो ये हो गया आपका 4 एटम इस तरीके से हैं और सेंटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस के साथ, इसका न्यूक्लियस के साथ और इसका न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, तो इसके लिए पर्टिकुलरली आपका मेटलिक रेडियस निकालना पड़ता है। ठीक है, मेटलिक रेडियस निकालना पड़ता है। तो मेटलिक रेडियस कैसे निकालोगे आप? मान लो ये हो गया आपका दो एटम, दो मेटल एटम जो पास में एकदम है, इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा कर लो, इसको आधा कर लो। यदि ये है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो इसको आधा करो, d/2 करो, आपको मिल जाएगा आर मेटलिक। ठीक है, आपको मिल जाएगा आर मेटलिक। ये बन गया आपका मेटलिक रेडियस। ओके, तो पर्टिकुलरली हम एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से मेटलिक रेडियस को मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। ओके, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से आपका मेटलिक रेडियस को मेजर किया जाता है। ठीक है, ये था आपका मेटलिक रेडियस के बारे में। और हमने क्या डिस्कस किया था? कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस के बीच का जो कंपैरिजन था उसको भी हमने किया था। तो यदि हम वहां पे रेडियस का कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा रेडियस सबसे बड़ा आता है और कौन सा रेडियस सबसे कम आता है? हु इज सबसे बिग? सबसे बड़ा कौन आएगा? बताओ। वैन डर वाल रेडियस। वेरी गुड। तो
First one your van der Waals radius. R van der Waals will be first. Then there will be your R metallic radius. And last one is your R covalent. Okay. फर्स्ट आएगा आपका van der Waals, देन आएगा आपका मेटलिक, देन आएगा आपका कोवेलेंट रेडियस। तो इस तरीके से होता है आपका रेडियस का कंपैरिजन। डायरेक्ट पूछता है आपको, ठीक है। ये ऑर्डर को याद रखना है। जिसको ये कंसेप्ट थोड़ा लग रहा है कि ये कैसे हुआ, तो उसके लिए बोल देता हूं। जो आपका van der Waals रेडियस है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस जो है वो बड़ा होता है, लेकिन कोवेलेंट में क्या होता है, वहां तो शेयरिंग हो जाता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ घट जाता है। और जो मेटलिक होता है वहां पे तो कांटेक्ट में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा कोवेलेंट से थोड़ा बड़ा होता है रेडियस। तो इस तरीके से आप अपना लॉजिक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका मेटलिक जो है वो मिडिल में आ जाता है, सबसे बड़ा आ जाता है van der Waals, और सबसे जो घटता है, सबसे जो मिनिमम रहता है वो होता है आपका कोवेलेंट। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेडियस। देन हमने डिस्कस किया था आयोनिक रेडियस के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट योर आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस में हमने कुछ डिस्कस किया था इस तरीके से कि मान लो आपका एक न्यूट्रल एटम ए है, तो वो दो आयन से कन्वर्ट हो सकता है। ए है आपका ए प्लस और दूसरा है मान लो ए माइनस। यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यदि ये माइनस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता है तो ये हो जाता है कैटायन, और यहाँ से यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, यदि +1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पे ये एनायन पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ठीक है, यदि आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, यदि यहाँ पे ए से आप ए में कन्वर्ट होते हो, कैटायन में कन्वर्ट होते हो, और यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका जो प्रोटॉन नंबर है वो बढ़ जाता है, आपका जो प्रोटॉन नंबर है वो बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो घट जाता है। यदि प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है तो वहां पे इसका मतलब है जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या आप ऐसे भी बोल सकते हो न्यूक्लियर चार्ज, तो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब जो पॉजिटिविटी है न्यूक्लियस का वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, आज प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव पार्टिकल, तो इसी के लिए आपका जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपने ओर, वो ज्यादा अपने ओर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां पे आपका कंट्रैक्शन होता है साइज का। क्या होता है, साइज का कंट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा हो रहा है as compared to your repulsion force between electron and electron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर वहां पे घट रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर घट रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए जो प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है वो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देता है। तो यदि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो वहां पे आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आने लगता है, तो इसीलिए थोड़ा आपका साइज जो है वो कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्शन होता है वहां पे। ठीक है, ये था आपका लॉजिक इसके लिए। और दूसरा, यदि आपका ए न्यूट्रल एटम है और वहां पे आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, +1 इलेक्ट्रॉन आपका है रहा है, तो वहां पे ये एनायन हो रहा है, ये एनायन में कन्वर्ट होता है। जब ये एनायन में कन्वर्ट होता है तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, और जो प्रोटॉन का नंबर है वो तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन एज कंपेयर टू योर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का नंबर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। जब न्यूट्रल था तब इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन का नंबर इक्वल था, लेकिन जब अनायन हो जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर एज कंपेयर टू प्रोटॉन नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है प्रोटॉन के नंबर से। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन फोर्स है वो बढ़ जाता है। यदि रिपल्सन बढ़ जाता है तो वहां पे थोड़ा एक्सपांसन होता है, आयन का एक्सपांसन होता है, थोड़ा बढ़ता है साइज। इसीलिए जो अनायन है उसका साइज बड़ा होता है, उसका रेडियस बड़ा होता है। ठीक है, उसका रेडियस बड़ा होता है। किसको समझ में आया? ऑल क्लियर? ओके। तो जो आयन है वहां पे अनायन का साइज बड़ा आता है, सो R माइनस इज मोर एज कंपेयर टू योर न्यूट्रल एटम, देन सबसे छोटा आ गया आपका रेडियस ऑफ द कैटायन। सो R माइनस सबसे बड़ा, देन न्यूट्रल एटम, देन योर कैटायन। किसको समझ में नहीं आया? ऑल क्लियर? यस सर। ओके, सो ये हमने डिस्कस किया था पर्टिकुलरली आयोनिक रेडियस के लिए, ठीक है या नहीं? जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था, जैसे कि मान लो सोडियम एटम है और सोडियम प्लस है, तो इनके बीच का रेडियस किसका बड़ा होगा, किसका कम होगा? सर सोडियम का बड़ा सोडियम एटम इज बिगर देन सोडियम का बड़ा होगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है और ये कैटायन है। चलो, अभी Cl माइनस और Cl के बीच में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा?
Cl minus is bigger than Cl. वेरी गुड। Cl माइनस बड़ा होगा, ओके, Cl माइनस बड़ा होगा एज कंपेयर टू योर Cl, बिकॉज Cl माइनस जो है वो एक एनायन है और ये हो गया आपका एक न्यूट्रल एटम। तो ये है आपका टोटल फंडा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल फंडा फॉर योर आयोनिक रेडियस। यहीं तक कवर किया था ना, और कुछ बोला था कि नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये सब हुआ था नहीं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था आपका प्रीवियस क्लास पे। लेकिन जो आपका वेरिएशन है पर्टिकुलरली ग्रुप में, डाउन द ग्रुप, ये सब चीज, और वहां पे आपको मैंने बताया था आई थिंक आयोनिक रेडियस के लिए कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए भी बताया था। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए भूल गया बताना। ये देखते हो बेटा, ये इसको रिकैप कर लेते हैं। यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का दिया गया है, आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस मतलब यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर से, यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। एग्जांपल मैंने दिया था बच्चों को Na प्लस M2 प्लस Al3 प्लस, ये एग्जांपल बच्चों को दिया गया था। यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है, सबका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना आता है? 10। सबका इलेक्ट्रॉन नंबर 10 आता है या नहीं? इलेक्ट्रॉन नंबर Yes, सबका sir. 10 आता है, ये ओके। नियॉन के साथ सेम है। अच्छा, लेकिन हेलो, इन्हें कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर नियॉन ओके, के साथ ही सेम है, 10 है, वो भी 10 है। नहीं मैंने नियन का कुछ नहीं दिया बेटा, मैं बस बोल रहा हूँ Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। नियन कहाँ से आया? मैं जस्ट बोल रहा हूँ आयन के लिए Al+3, नियन के लिए नहीं बोलना है हमें। नियन हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन पे नियन नहीं दिया है। ओनली वी आर कंसिडरिंग Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। तो यहाँ पे सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बन गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। क्या बन गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। तो देखो बच्चों, जिसके पास पॉजिटिव ज्यादा, जिसके पास पॉजिटिव ज्यादा, वो क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बनेगा वहां पे। तो साइज जो है वहां पे डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? क्या होगा? डिक्रीज Decrease. होगा या नहीं? कंट्रैक्शन हो रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रहा है तो कंट्रैक्शन हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है मतलब साइज डिक्रीज हो रहा है। तो जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा इसका क्या होगा? Na प्लस ग्रेटर Mg2 प्लस, लास्ट वन इज योर Al+3। क्या ये बनेगा आप लोगों का? ओके, Yes, sir. ओके, वेरी गुड। इस तरीके से हमने और भी एक एग्जांपल किया था, जैसे कि F माइनस ले लो, O2 माइनस ले लो, N3 माइनस ले लो, इसके बीच का भी हमने किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबका इलेक्ट्रॉन नंबर देख लो, सबका हो रहा है 10, सबका हो रहा है 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबका 10 हो रहा है। लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जितना नेगेटिव इंक्रीज उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वहां पे रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा मतलब वहां पे क्या होगा? एक्सपांशन होगा एटम का, आयन का वहां पे एक्सपांशन होगा। यदि आयन का एक्सपांशन होगा तो साइज बढ़ेगा, जितना नेगेटिव उतना बड़ा साइज, ठीक है। तो क्या होगा साइज का ऑर्डर यहाँ पे? N3 माइनस, देन होगा आपका O2 माइनस, देन होगा आपका F माइनस। ये आपका करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से आप आयोनिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन अरेंज किया है आप लोगों के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट हम वहां पे जो छोड़े थे वहां पे चलेंगे। थोड़ा वेट करो, क्वेश्चन को शेयर करते हैं। Is it visible to all of you? Yes, sir. Is it visible? Yes, Go sir. for it. Start. Yes. Any problem? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बनाओ। म्यूट करो, माइक को म्यूट करो, क्वेश्चन बनाओ। माइक को क्यों ऑन कर रहे हो? क्वेश्चन बनाने के बाद बोलना आंसर क्या हो रहा है। सब निकालो, आंसर निकालो। Covalent radius of the nitrogen is 70. The covalent radius of the boron is about dash.
The covalent radius of the boron is about to dash. एक मिनट टाइम पे सबको करना है, ट्राई करो। यस कलीम, इप्सिता, आंसर निकालो। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ओके। एनीवन, एनी न्यू ऑप्शन? किसी का कोई ऑप्शन अलग है क्या? बोलो, एक्सप्लेन करो बेटा, ऑप्शन बी कैसे आपने उसको चूज किया, थोड़ा एक्सप्लेन करो, सबको सुनना है। सर क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो एक पीरियड के लंग, जो बेरिलियम होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, नाइट्रोजन वो राइट साइड पे होगा, तो आई मीन हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड में रह जाएगा, फिर सेकंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम बोरॉन ऐसा करके फिर नाइट्रोजन उसके बाद आएगा। अच्छा, सो इसलिए तो पीरियड के लंग हम जब जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज करती है, पर बोरॉन तो नाइट्रोजन का लेफ्ट साइड पे रहता है, तो इसलिए उसका रेडियस ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो क्या बोला अपना ये जो अपना स्टूडेंट है, क्या बोला उसने कि सर ये जो आपने क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कोवेलेंट रेडियस ऑफ द नाइट्रोजन इज 70 पिकोमीटर। कोवेलेंट रेडियस नाइट्रोजन का हो गया यहाँ पे 70 पिकोमीटर, तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ द बोरॉन कितना होगा? ये एक अंदाज लगाने वाला क्वेश्चन है, अंदाज लगाने वाला, ठीक है। ये डाटा टाइप का क्वेश्चन है, इसको कोई याद नहीं रखना है, अपना कंसेप्ट यूज करके इसको आंसर करना है, ठीक है। देखो, ये जो बोरॉन और नाइट्रोजन दिया गया है, दो एलिमेंट दिया गया है, एक है आपका बोरॉन, दूसरा है आपका नाइट्रोजन। तो यहाँ पे यदि आप सेकेंड पीरियड में चलते हो तो सेकेंड पीरियड में कौन आएगा? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सॉरी ये तो ग्रुप में चला गया मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। तो यहाँ पे जो आ रहा है आपका बोरॉन, वो नाइट्रोजन के पीछे आ रहा है या आगे आ रहा है? नाइट्रोजन के पीछे आ रहा है या आगे आ रहा है? पीछे आ रहा है। पहले आता है बोरॉन फैमिली, देन आता है कार्बन फैमिली, देन आता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आता है बोरॉन, देन आता है कार्बन, देन नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो अलोंग द पीरियड क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? बोलो बोलो, कोवेलेंट रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? डिक्रीज। ओके, तो डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कोवेलेंट रेडियस, इसका बन गया बेटा 70। तो यहाँ पे बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का दे रखा है यहाँ पे 70 पिकोमीटर। तो ये पहले वाला जो रेडियस है, जो पहले वाले जो एलिमेंट्स का रेडियस है वो ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये तो डिक्रीज हो रहा है ना, ये अलोंग द पीरियड हम जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है मतलब इसका जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं उनका तो बड़ा होगा, इससे 70 पिकोमीटर से उसका वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन को देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो सब कम दिया गया है, 70 से सब कम दिया गया है, 60, 50, 40, लेकिन एक ही ऑप्शन है जो कि 70 से बड़ा है, कौन? 110। तो आंसर कौन सा होगा? 110 पिकोमीटर। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is correct order of the size? Which one of the following is the correct order of your size? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। Option. Who is saying option B बेटा? Option B केमती हो? हाँ, option D. Everyone's D, sir. answer should be correct. Okay, भूल केमती होची सांगे सांगे टा बुझेली। Okay, समझते बुझो बोलो से I minus greater than I greater than I plus एटा बा D रहिला, सांगे सांगे हमें डिस्कस करिले अबिका। कौन डिस्कस करले? आनायन रो साइज टा कोन हबो? सबुटु बड़ रहिबो than that of your neutral atom, than that of your cation.
तो सबुठु करेक्ट ऑर्डर कोटा आसिला I माइनस अधिका हबो देन तमरो I न्यूट्रल देन तमरो I प्लस सिंपल एही क्वेश्चन आसुची नेक्स्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियस इज सब चार ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा चेक करके बताओ जल्दी फर्स्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑलरेडी अभी अभी करवाया है ये क्वेश्चन को जिसको पता होगा वो डायरेक्ट बोलेगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियस सर ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड कैसे ऑप्शन ऑप्शन बी नंबर बी होगा ऑप्शन नंबर बी तो अभी अभी करवाया है ठीक है या नहीं अभी अभी तो उसको करवाया है F माइनस O2 माइनस N3 माइनस तो ये क्वेश्चन में भी आ गया ठीक है तो कोई कुछ मत सोच के इसको ही टिक करो F माइनस O2 माइनस N3 माइनस क्यों ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है F माइनस O2 माइनस N3 माइनस अभी अभी इसको सॉल्व करवाया है ये सब आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 सबके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 तो मतलब जिसके पास नेगेटिव ज्यादा उसका साइज उतना बड़ा तो N3 माइनस बड़ा होगा अभी अभी करवाया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डू हियर इन क्रिस्टल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स यहाँ पे लिखा गया है इन क्रिस्टल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड बेटा यहाँ पे जो चला गया है यहाँ पे लिखा है आयोनिक क्या लिखा है आयोनिक कंपाउंड्स in crystal of which of the following ionic compounds would you expect the maximum distance between center of the cation and anion go एक मिनट सबके लिए सर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ओके देखते हैं एक मिनट के बाद बोलूंगा थोड़ा टाइम देते हैं बच्चों को नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये हमारे बैचमेट ने बोल दिया आप लोग चले गए सर, हम C. कर रहे थे ठीक है ऑप्शन सी ओके ओके थोड़ा टाइम देने से और भी जो दो ऑप्शन है वो भी चलाएगा सर ऑप्शन बी ए और डी भी चलाएगा अच्छा ऑप्शन बी चल रहा है ऑप्शन सी चल रहा है अभी ठीक है देखते हैं और कौन क्या दे रहा है सर ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी नेक्स्ट ओके ऑप्शन जिसने ऑप्शन बी को ओके जो भी ऑप्शन बी बोल रहे हो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ एनीवन एक्सप्लेन करो सर इसमें दिया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कैटायन एंड आनायन यदि आमे एठी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड आनायन माने जो मानकर दीटा कैटायन और आनायन भीतर इंटरेक्शन कम होउथिबो सेठी मैक्सिमम डिस्टेंस हेबो तो फास्ट जदि देखियो लिथियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड लिथियम आयोडाइड रे लिथियम ता होचे स्मॉल कैटायन आ लिथियम फ्लोराइड रे भी Li+ और Li+ सेटा स्मॉल कैटायन ते आंकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टिके अधिका हेबो बट जदि सिजियम फ्लोराइड और सिजियम आयोडाइड देखिबा सिजियम तो निहाती गोटे बड़ कैटायन बट ता अनुसार सिजियम आयोडाइड रे I- भी गोटे लार्जर आयन देन F-, so that's why सिजियम आयोडाइड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑकर्स अच्छा ठीक अछि वेरी गुड बढ़िया एक्सप्लेनेशन बेटी तम ना कोन इप्सिता वेरी गुड अरे अन्य समस्त काहे किछि कहून कलीम इज सेइंग ब्रजेश्वर साहिल एंड इप्सिता एंड श्वेता जो आंसर सब बोलते हैं लेकिन और सब साइलेंट क्यों ये साइलेंट क्यों तुम लोगों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है क्या हैं बताओ आंसर बताओ सब एक्टिव रहो क्लास में एवरीवन शुड बी एक्टिव ये जैसे ये बच्चे लोग जैसे बोलते हैं आंसर आप भी ट्राई करो गलत होने दो गलत होगा तो सही होगा अभी बैठ जाओगे इस तरह से साइलेंट अभी 1 साल के बाद जब प्रिपरेशन हो जाएगा ना कंप्लीट हो जाएगा हमारा कोर्स चले जाओगे तब फिर बोलोगे सर ये मेरा डाउट रह गया अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है कोई सीट मुझे नहीं मिल रहा है मेरे डिजायर्ड कॉलेज पे मैं डिजायर्ड एंट्रेंस एग्जाम जो है मैं वहां पे क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ अभी मैं क्या करूँ कौन सा कैरियर को चूज करूँ ठीक है तो एक्टिव रहो ठीक है एक्टिव रहो जैसे ये बच्चे लोग सब आंसर बोलते हैं उनका गलत होता है होने दो लेकिन आंसर देने के लिए ट्राई करो जब ट्राई करोगे दिमाग में दौड़ेगा आंसर दौड़ेगा ब्लड दौड़ेगा ओके जितना ब्लड फास्ट दौड़ेगा ब्रेन पे उतना ब्रेन एक्टिव रहेगा ठीक है तो ब्रेन को एक्टिव करवाओ ऐसे बैठो मत ब्रेन एक्टिव होना चाहिए एकदम तो सुनो बेटो देखो सो 42 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इन क्रिस्टल ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट
the maximum distance between the center of cation and anion. जब इस तरीके के क्वेश्चन आपको आता है तो आपको एक ही चीज देखना है, एक ही कंसेप्ट देखना है, क्या है? बिगर द साइज ऑफ द आयन, दोनों आयन का साइज जहां पे बड़ा होगा वहां पे क्या होगा? लॉन्गर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ देयर न्यूक्लियस। कैटायन का साइज मान लो ये हो गया ए और बी, यहाँ पे आपका कैटायन बन गया ए प्लस, यहाँ पे आनायन बन गया आपका बी माइनस। तो ए प्लस का साइज यदि बड़ा है और बी माइनस का साइज बड़ा है तो वहां पे आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बड़ा होगा। ये आपका फाइनल कंसेप्ट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जहां पे आयन का साइज बड़ा वहां पे आपके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बड़ा। किसी को कोई शक? तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन बी आप बोल रहे हो वहां पे जो सीजियम है, वहां पे जो सीजियम है, सो ये सीजियम जो है वो आपका आई थिंक ग्रुप 1 एलिमेंट के लास्ट में आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो नीचे आ रहा है मतलब सीजियम का साइज भी बड़ा है। और यहाँ पे जो आनायन है आई, यहाँ पे जो आनायन आई है वो भी हाइड्रोजन ग्रुप के पूरा नीचे आता है। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ये तो हम सबको पता है, कोई भी एक्सेप्शन तो नहीं है, ठीक है? तो नीचे आ रहे हो ग्रुप का तो साइज बढ़ेगा। तो CH का सबसे बड़ा साइज जो कैटायन है आपका, और आनायन जो है I माइनस उसका भी साइज बड़ा। तो जितना साइज बड़ा दोनों आयन का उतना आपका लार्जर डिस्टेंस बनेगा। तो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर 45 and 45. फर्स्ट, the ions of O2 minus, F minus, Na plus, Mg2 plus and Al3 plus are isoelectronic. Their ionic radius so dash. देखो ऑर्डर नहीं दिया है, स्टेटमेंट पे दे दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन को स्टेटमेंट के थ्रू दे रहा है। क्वेश्चन का वैरायटी देखो, करो जल्दी, 1 minute इज देयर। फर्स्ट, Sir, B. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके B. एवरीवन, बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑप्शन बी। ओके ऑप्शन बी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट दे रहे हैं आंसर ऑप्शन बी। बेटा एक समझाओ, कोई भी समझाओ, जो भी कॉन्फिडेंट हो समझाओ आराम से, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, वो अपने आप से बोलो कोई भी। Sir, F minus और O2 minus के बीच में O2 minus सबसे ज्यादा बड़ा है, अच्छा, और उसके हाँ, बाद जो Na plus, Mg2 plus और Al3 minus, Al3 plus में सबसे छोटा Al3 plus है। तो अगर ऑर्डर हाँ, बनाएंगे तो O2 सबसे पहले रहेगा और Al3 सबसे लास्ट में रहेगा। अच्छा। तो बेटा यहाँ पे जो आपको जितने भी आयंस दिया गया है वो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सबके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, ठीक है? सबके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है आपका अनायन जो कि O2 माइनस और F माइनस, और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो सब कैटायन है। तो आपको तो ये तो मालूम है कि आनायन का साइज सबसे बड़ा होगा, तो पहले तो O2 माइनस और F माइनस ही आएंगे। तो उनके बीच में कौन आगे आएगा? उनके बीच में O2 माइनस और F माइनस के बीच में जिसका नेगेटिव ज्यादा उसका साइज उतना बड़ा। तो यहाँ पे आपका O2 माइनस पहले आएगा, देन आएगा आपका F माइनस, ठीक है? और बाद में जो है वो तो अभी अभी करवाया है, बाद में तो कैटायन आएगा इसका, तो पहले आएगा Na प्लस, जितना पॉजिटिव चार्ज कम उतना साइज बड़ा, Na प्लस, देन आएगा आपका M2 प्लस, देन आएगा आपका Al3, ठीक है? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट मिल रहा है इससे, सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 minus to Al plus 3, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the ionic radius of the isoelectronic species N3 minus, O2 minus and F minus in angstrom are in the order of dash. सर ऑप्शन नंबर सी। ओके, 45 के बच्चे बोल रहे हैं सी ऑप्शन होगा। अच्छा, एनीवन एक्सप्लेन प्लीज। सर हाँ बोलो बोलो। N3 minus O2 minus और F minus रे N3 minus ର radius ଅଧିକ O2 minus ର ତା ଟିକେ କମ ଆଉ F minus ର ଦିଟା ଜାଗାଠୁ କମ। ତ ସେମିତି ଦେଖିଗଲି କହିଲେ ଅପସନ ସି ଟାରେ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ N3 minus ଟା ବଡ ଅଛି, ତାପରେ 1.40 ତାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି, 1.36 ତାଠୁ ଛୋଟ ଅଛି। अच्छा वेरी गुड। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन टाକୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଥର କଲେଣି, ଠିକ ଅଛି?
देखुछ तो एमती एग्जांपल तुमको दिया है जी क्वेश्चन जो तुमने बुक मानकर भी देखिबो पर्टिकुलरली ई सब एलिमेंट गुडा सब रिपीट होतुओ एमिति पिला मानकर क्वेश्चंस गुडा रिपीट हो जाए पिला मान गुडा घोषा हो जाए क्वेश्चंस गुडा को रिफ्लेक्स एक्शन हो जाए पूरा तो देखु देखु संग संग मारिबे टिक करिवे ताको बुझी होची तो दिस इज n3 minus o2 minus f minus जदि यार ऑर्डर देखियो पिला माने कोन हबो सबुटो बड़ा आसीओ कार तो बड़ा होगा सबसे साइज n3 माइनस का तो o2 माइनस का देन f माइनस का तो यहाँ पे वैल्यू चेक कर लो वैल्यू याद नहीं रखना है वैल्यू को चेक करो यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे बड़ा देन 1.40 देन 136 यही ऑर्डर है जो कि हमें ठीक लग रहा है यही ऑर्डर है जो कि हमें ठीक लग रहा है तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नेक्स्ट चलते हैं अरे फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज यस चलो बनाओ सर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी क्यों यस बेटा बोलो स्टार्ट थोड़ा बताओ क्यों है ये अरे सब साइलेंट क्यों मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है ना तो एटॉमिक नंबर मतलब बढ़ते जाता है तो अच्छा ठीक है बेटा ये क्वेश्चन को आई थिंक बच्चे बहुत बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं एक ही बहुत बार पूछने के बाद ये वाला आंसर आ रहा है कलीम साहिल सर पीरियड रे सर डिक्रीज हुए सर इन पीरियड में डिक्रीज हो रहा है यस सर अच्छा पीरियड में डिक्रीज हो रहा है अच्छा पीरियड में यदि डिक्रीज हो रहा है तो ये कौन सा पीरियड का सब एलिमेंट है थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड तो थर्ड पीरियड में पहला एलिमेंट आएगा आपका मैग्नीशियम उसके बाद आएगा आपका एल्यूमिनियम बोरॉन फैमिली का देन आएगा आपका सिलिकॉन देन आएगा आपका फास्फोरस तो यहाँ से आप बोलते हो तो साइज डिक्रीज होता है तो मैग्नीशियम का बड़ा होगा देन इस तरह से ऑर्डर होना चाहिए ठीक है या नहीं यस सर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस होना चाहिए या नहीं यस अच्छा सर तो देखो कौन सा ऑप्शन पे ये दिया गया है कौन सा ऑप्शन पे ये दिया गया है बी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी ओके तो देखो इसको किस तरह उसने ऑप्शन को दिया है बच्चे देख के कैसे कंफ्यूज होगा देखो ये किस तरह से उसने दिया है वो चाहता तो तरह से दे सकता था या नहीं इस तरह से दे सकता था नहीं लेकिन वो किस तरह दे रहा है वो थोड़ा वेरिएशन करके ओनली रिप्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज कर दिया इसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन उसका चेंज कर दिया ताकि बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो कि ये क्या नया चीज दे दिया यहाँ पे ओके तो क्वेश्चन करो जितना क्वेश्चन करोगे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका ये वाला देखो which of the following has highest value of the ionic radius sir yes sir previous yes ओडिया रे कहो ओडिया पिला ओडिया रे कहो किछि प्रॉब्लम नै मु खाली पिला माने अलगा लैंग्वेज रे अछंदी बोली हिंदी रे कहू sir एडी mg is less than al देछि ना एल्युमिनियम रहिलो टिके रो ऑप्शन डी टा वेरी गुड हम बुझिली रो मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस अच्छा हां जिनछडा क्वेश्चन ऑप्शन रॉन्ग देछि जगह रे ओके ठीक अछि स्किप द क्वेश्चन पिला माने के कहलेन वेरी गुड थैंक यू मूवी न स्किप कर देतंदी ओके कौन नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन रखि दो तो वेरिएशन करी करबा मु बतैनी भी अलोंग द पीरियड तो बतैनी केमदी हुए रेडियस बतैले करबा से क्वेश्चन को करेक्ट करी करबा नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द आयोनिक रेडियस O2 minus O2 माइनस क्यों O2 माइनस क्यों होगा बेटा वेरी गुड नेगेटिव ज्यादा है तो सर इसका बड़ा बना लो वेरी गुड
नेक्स्ट ये 53 वाला क्वेश्चन देखो। सर ऑप्शन नंबर ए। ओके स्टूडेंट, मेरा वॉइस ठीक से आ रहा है आप लोगों को? इज माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बट हियर पूरा जोर से बारिश हो के एकदम पूरा लाइटनिंग वाइटनिंग चला शुरू हो रहा है। मुझे डर लगे ये फोन फट जाएगा, मैं चला जाऊंगा ऊपर। ये देखो तो यहाँ पे जो 53 का आंसर है, क्या बोले आप लोगों ने 53 का आंसर? अरे हाँ ये सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनाइजेशन, छोड़ो इसको छोड़ो, हाँ खत्म। ओके सो दैट मच। ओके अगेन हम चलते हैं हमारे थ्योरी पे, हम थ्योरी पे चलते हैं, तो वहां पे जाके थोड़ा डिस्कस करेंगे। रुको ओपन करते हैं इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। सबको समझ में आया सब क्वेश्चन? वो वाला जो क्वेश्चन था उसको छोड़ो, उसको देखेंगे। अच्छा वो बोला साहिल ने कि ये सर गलत हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो वहां पे थोड़ा स्किप होके चला गया। यस रुको थोड़ा हो रहा है। हेलो इज इट ऑडिबल? यस सर। यस सर। थोड़ा बारिश हो रहा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा नेटवर्क में। आई थिंक ये बारिश हो रहा है, ये लाइटनिंग वगैरह भी हो रहा है यहाँ पे। देखो so we have already discussed about the variation of the atomic radius in the periodic table, particularly down the group में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, डाउन द ग्रुप में हम डिस्कस कर रहे थे। तो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन किस तरीके से होता है? तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है, इसीलिए हम लिखते हैं एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। सर जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो वहां पे आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। जैसे कि मान लो मैं ले रहा हूँ ग्रुप 1 एलिमेंट को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो यहाँ पे आप जब नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है। किसके लिए बढ़ता है? क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। जैसे जैसे आपका सेल नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे न्यूक्लियस से आपका ट्रांस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से आपका ट्रांस बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका साइज इंक्रीज होता है। तो ये था आपका पूरा जनरल कॉज। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे एक्सेप्शन के बारे में, एक्सेप्शन के बारे में। तो वहां पे हमने देखा कि जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर्टिकुलरली डी ब्लॉक के एलिमेंट पे हम एक एक्सेप्शन देख रहे थे कि जो 3D एलिमेंट्स का रेडियस है वो तो कम होता है 4D से, लेकिन जो 5D का बड़ा होना चाहिए रेडियस, वहां पे बड़ा ना होके वो 4D सीरीज के एलिमेंट्स के रेडियस के साथ नियरली इक्वल रहता है इसका रेडियस, ठीक है, नियरली इसका रेडियस इक्वल रहता है। रुको ये थोड़ा इसको पीरियोडिक टेबल यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। I think some students have left. I think network problem or not. I think don't नहीं, मतलब ये मुझे दिखा रहा है कि कुछ स्टूडेंट हो रहे हैं। Any problem? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा था डायरेक्टली बोलो कि सर ये हमें प्रॉब्लम हो रहा है। क्लास छोड़ के जाओगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है कि हम खुद बुरा पढ़ा दिया। देखो तो मान लो हमने ये एलिमेंट को उठाया था वहां पे, जिरकोनियम, हैफनियम, रदरफोर्डियम। ओके तो इसको हमने उठाया था, ये था आपका 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के हमने एलिमेंट को उठाया था वहां पे, टिटानियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम, इस एलिमेंट को हमने उठाया था, ठीक है।
तो पर्टिकुलरली यदि हम देखें तो ये जो हमारा ग्रुप है ये हम जब नीचे आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि सेल का नंबर तो इंक्रीज हो रहा है। तो टिटानियम, देन कोनियम, देन हाफनियम, देन रदरफोर्डियम, इस तरीके से होना चाहिए या नहीं? ये आपका जनरल ऑर्डर होना चाहिए। टिटानियम, देन जिरकोनियम, देन हाफनियम, इस तरीके से आपका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर होता क्या है, टिटानियम तो बड़ा रहेगा, लेकिन जो जिरकोनियम है वो तो ठीक है, लेकिन हाफनियम जो है वो बड़ा ना होके जिरकोनियम के साथ उसका रेडियस नियरली इक्वल आता है, नियरली उसका रेडियस इक्वल आता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज द एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, रेस्पॉन्सिबल कौन था, मैं उस दिन जस्ट बोल के चला गया था, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था आपका जेड पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव, हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे आपका इंक्रीज कर जाता बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग के वजह से यहाँ पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ था, पुअर शील्डिंग के वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो वहां पे साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये मैंने नहीं बताया था पुअर शील्डिंग होता है क्यों है। तो स्टूडेंट्स ये देखो, आज आपका जो 5D सीरीज का एलिमेंट है, आफ्टर द एटॉमिक नंबर 71 एटॉमिक नंबर के बाद यहाँ पे आपका जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट नीचे आ जाते हैं, देखो यहाँ से आपका एलिमेंट जो है वो नीचे आता है, ठीक है। जब ये नीचे आता है तो एफ ब्लॉक बना लेता है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स नहीं है तो ये सब आके नीचे एफ ब्लॉक बनाते हैं। तो एफ ब्लॉक कब बनता है, जब उसका इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंट्री लेता है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, F1 से लेके F0 से लेके F14 तक एकदम इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है, धीरे धीरे भरता है उसमें सबसेल पे, ठीक है। तो जब आपका F सबसेल पे इलेक्ट्रॉन का भरपाई होता है, वहां पे फिलिंग होता है 4F सबसेल पे, तो वहां पे क्या होता है आपको पता है, मैंने जब आपको शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था तो वहां पे मैंने शील्डिंग इफेक्ट का आपको ऑर्डर बताया था, क्या होता है, ज्यादा शील्डिंग शो करता है ए सबसेल वाला इलेक्ट्रॉन, देन P, देन D, देन F। तो सबसे पीछे आता है वो होता है एफ सबसेल। तो यदि एफ सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो सबसे पुअर शील्डिंग शो करता है, वो क्या करता है, सबसे पुअर शील्डिंग शो करता है। तो पुअर शील्डिंग का मतलब क्या है, मतलब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस का इंटरेक्शन फोर्स वहां पे बढ़ जाता है, सही है या नहीं। यदि शील्डिंग घट गया, शील्डिंग डिक्रीज हो गया, तो मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये यदि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यदि इसको रिपल्शन कम कर देंगे, इसका शील्डिंग कम कर देंगे, तो यहाँ पे इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा, बोलो। यदि शील्डिंग डिक्रीज हुआ, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, और जहां पे अट्रैक्शन इंक्रीज होता है वहां पे साइज का कंट्रैक्शन होता है, वहां पे साइज का कंट्रैक्शन होता है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर इफेक्ट को बोला जाता है लांथानाइड कंट्रैक्शन, पर्टिकुलर इफेक्ट को बोला जाता है लांथानाइड कंट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लांथानम, यहाँ पे लांथानम के बाद यहाँ पे सब जो एलिमेंट है यहाँ पे गायब है, और इनके बाद यहाँ पे आपका हाफनियम आता है, और यहाँ पे जो और भी एलिमेंट है वो इसके बाद ही आते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है लांथानाइड सीरीज के वजह से यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए उसके हिसाब से इस इफेक्ट को बोला जाता है लांथानाइड कंट्रैक्शन। ओके, क्लियर। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इन द 5D सीरीज, इन द 5D सीरीज एलिमेंट आफ्टर द एटॉमिक नंबर 71 due to the poor shielding of 4F10 electron, the effective nuclear charge increases, size decreases। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका 5F के जो एलिमेंट हैं उनका साइज कम होके 4D जो हमारा सीरीज है 4D सीरीज के एलिमेंट के साथ बराबर हो जाता है। तो होना क्या चाहिए 3D, देन उसके बाद ना होगा 4D पे बढ़ेगा, 5D पे बढ़ चाहिए, लेकिन 5D में आपका यहाँ पे कंट्रैक्शन होता है, लांथानाइड कंट्रैक्शन, इसलिए साइज ना बढ़ के 4D के साइज के साथ नियरली इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए
3D less than 4D nearly equal to 5D। तो ये है आपका लांथानाइट कंट्रैक्शन। आप में से बहुत लोगों का डाउट होगा, बहुत बच्चे ये तो पढ़ाते भी नहीं है, जो कोचिंग पे होता है ये 11th में होता है, 11th में तो कंप्लीट भी नहीं करते हैं कुछ कोचिंग वाले। ओके, सब आधा अधूरा, बच्चे को पता नहीं है लांथानाइट होता क्या है। ये है लांथानाइट कंट्रैक्शन, वेरी इजी, पूरा इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। किसी को डाउट है? एनीवन हैविंग डाउट इन दिस लांथानाइट कंट्रैक्शन? फ्रीली कैन यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। रुको बेटा, यहाँ पे थोड़ा लाइटनिंग हो रहा है। हाँ बोलो। सर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अच्छा बेटा, न्यू स्टूडेंट बोलते नहीं, न्यू स्टूडेंट। यस सर। ओके, इसलिए मैंने पूछा क्यों शील्डिंग इफेक्ट पूछे तुम। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा बता देते हैं। एनीवन कैन एक्सप्लेन? साहिल, ब्रजेश्वर, Yes sir. Halim, anyone? Please tell what is your shielding effect. One of your new batchmate want to know what is the shielding effect. So it is your responsibility that सर ने जो पढ़ाया आप लोग अच्छे से बोलो उसको। आप लोगों को क्या मालूम है shielding effect क्या होता है? Yes, मैं बोलूं? explain. सर हाँ बोलो, कोई पूछ नहीं, तुम बोलो। सर अगर हम एक एटम को कंसीडर करते हैं। रुको, जो नया स्टूडेंट है बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अनुसया। अच्छा, आर यू कंफर्टेबल विद ओडिया? यस सर। ओके, प्लीज साहिल प्लेयर ब्रजेश्वर जो भी बोल रहे हो, एक्सप्लेन इन ओडिया। सर जदि आमे गोटे एटम को कंसीडर करिवा ताहले तार न्यूक्लियस रा कंसीडर करदेले। आज्ञा सर तार हां न्यूक्लियस करले, एटी न्यूक्लियस रा न्यूक्लियस रा चारिपटे चारिटा सेल रहियो। चारिटा ना ताटो अधिक भी रही पारे, ताटो अधिक भी रही पारे। ता चारि काई कहू जो कह, नंबर ऑफ सेल्स कैन बी देयर अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा रहिला सेल रहिला, तापरे एटे सबुटु बाहर जोटा अछि सेटा हला एन माने वैलेंस सेल। अच्छा जे सबुटु बाहर माने हां र टिके र मु तू कहिया सहित मु टिके डायग्राम बनाए पिला बुझिए बोल से। मने कर पिला माने एटा हला मोर वैलेंस सेल, एटा ब्लू कोटा। हां तापरे बता, ता भीतरटा हला n-1। हां वेरी गुड, n-1। ता भीतरटा हला n-2। अच्छा तो बाहर जोटा रहिला सेटा हला मोर वैलेंस सेल। तो जदी एटा मोर n हला इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यार हे जीवो n-1, एटा हे जीवो मोर n-2। अच्छा नेक्स्ट सर आपन को वीडियोटा मते शो करनी। कोन ला जियो? सर आपनकर स्क्रीन टा मते शो करनी। अच्छा पिला माने अन्य मानू देखा जाउची ना समस्त को से प्रॉब्लम होची? देखा जाउची के नेटवर्क प्रॉब्लम थिबो, नेटवर्क प्रॉब्लम टिके थिबो, टिके चेक करो बुझियला। केना एठी भी मोर बहुत जोर वर्षा होची और लाइटनिंग भी होची। मो भाबुली बंद कर दैथांदी जे अल्प समय अछि तो एंड करिया क्लास को, कहि देगिना टिके। ओके ओके टेल, हां बोलो कहो बाबा। तापर न्यूक्लियस को न्यूक्लियस पाखरे जो दीटा अछि से दीटा हला इनर सेल। अच्छा हां ठीक अछि। देन ता परटा होची पेनल्टीमेट एवं ता परटा हला सबा लास्ट हला वैलेंस सेल। अच्छा ता माने एटा हला मोर वैलेंसी, एटा हला मोर पेनल्टीमेट, एटा हला मोर इनर सेल। ठीक अछि नेक्स्ट। आज्ञा सर। हां नै सेठी शील्डिंग इफेक्ट माने शील्डिंग ता हला गोटे बाउंड्री भलिया। तो माने से प्रोटेक्ट करिवो, माने हमर इनर सेल जो इलेक्ट्रॉन गुडा थांती। हां हां कह ठीक अछि वेरी गुड। हमर जो इनर सेल जो इलेक्ट्रॉन गुडा थांती ता ऊपर न्यूक्लियस रो अट्रैक्शन फोर्स ता सबुटु बेसी पड़े। एवं से माने कोन करंती गोटे शील्ड आज्ञा, एवं सेई माने गोटे शील्ड बडिया करंती, बाहर इलेक्ट्रॉन गुडा को रिपल करिक ना बाहर रखंती। अच्छा तापरे सेगुडा हला शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जेते कमजोर होबो सेते न्यूक्लियस तार बाहर रो इलेक्ट्रॉन ऊपर अट्रैक्शन बेसी करि परिबो। आ शील्डिंग इफेक्ट जेते कमिबो तले अट्रैक्शन बढ़िबो। आ तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ी जिवो, अट्रैक्शन ता बाहर इलेक्ट्रॉन प्रति कमी जिवो। वेरी गुड वेरी गुड। तो जा हमर एडी
प्रोसेसर कहिला से जिनसड़ा मु एक्सप्लेन करछि देखो। तो शील्डिंग इफेक्ट बेटा क्या होता है, मान लो यहाँ पे आपका एक एटम है, इसके सेंटर पे बन गया आपका न्यूक्लियस। तो मान लो इसके सराउंडिंग पे ऑर्बिट्स हैं, इसके सराउंडिंग पे आपका ऑर्बिट्स है। तो जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है वो होता है आपका वैलेंसी शेल और वैलेंसी ऑर्बिट और उसके जो पिछले वाला होता है, उसके पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं n-1, तो उसको बोलते हैं हम पेनल्टीमेट शेल। और वो जो अंदर वाले दो हैं, अंदर वाले जो हैं यहाँ पे n-2 और यहाँ पे n-3, तो ये बन गया आपका इनर सेल। तो यहाँ पे सबके इलेक्ट्रॉन है, सभी सेल पे यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सभी सेल पे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो सबके साथ अपना अट्रैक्शन फोर्स बनाता है, इसके साथ और इसके साथ भी, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ऊपर इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर वैलेंसी सेल। क्यों? क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़ा नजदीक है, थोड़ा पास है। लेकिन जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन भी तो करते हैं, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन भी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के प्रति, ये थोड़ा कम जाता है, ये थोड़ा डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिपल्सन फोर्स ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसके रिपल्सन फोर्स के तहत जो अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए न्यूक्लियस का, वो डिक्रीज हो जाता है। तो बेटा इसको हम बोलते हैं शील्डिंग। इनर सेल इलेक्ट्रॉन अपना एक शील्ड बनाता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसका जो न्यूक्लियस का फोर्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पे घट जाता है शील्डिंग इफेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, पॉजिटिविटी जो है न्यूक्लियस का थोड़ा घटता है। तो मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज ओवर द न्यूक्लियस माइनस सिग्मा, that is called as your Slater's constant। सिग्मा को बोलते हैं हम Slater's constant और शील्डिंग कांस्टेंट। तो ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो प्रैक्टिकली लॉजिकली इतना ही समझो आप कि जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन फोर्स के कारण जो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, वो थोड़ा घट जाता है फॉर योर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे आपका अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा क्या होता है, घटता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। so that is all about your shielding effect, clear? अनुसुया, यस सर, clear? यस सर। ये सब जो चीज है जो आपको पढ़ाया गया है ऑलरेडी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, आपका पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री, और वहां पे जो जनरल चीज है पीरियोडिक टेबल के बारे में, ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप्स, उसके बारे में पढ़ाया है। और यहाँ पे हम एटॉमिक रेडियस अभी कंप्लीट करके खत्म करने वाले हैं। ये सब चीज जो हो रहा है, ये आप उसको, आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो जो आता है वो लोड करते हैं यूट्यूब पे, तो वहां पे जाके थोड़ा उसको फॉलो करो, देखो। यदि वहां पे भी समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जो नए बच्चे लेट में ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास वो अरेंज करेंगे, तो वहां पे आपके लिए पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके सर हम अच्छी कोचर सर मु कहतली काली एतला आपण क्लास स्टार्ट करिवे, जो एक्सेप्शन गुडा टिके आउथरे स्टार्ट पढाई देबे। को एक्सेप्शन दा कहलु, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक रो जोगुडा एटा जो वर्तमान कहिली, आज्ञा आज्ञा। अच्छा हाँ ठीक है, सेटा तो जत्ते बेले तमरो नेक्स्ट क्लास पढ़ा हबो, प्रीवियस क्लास रो 5-10 मिनिट रिकैप भेला पर जाई कि नेक्स्ट पार्ट पढ़ा हबो हला। आज्ञा सर। आ गोटे खाली देखि देता क्वेश्चन मु कोन आसीओ खाली कहि दोछि। लांथनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो बुझी गलु, एटा कोन +2 क्लास हेछि जे हमें खाली तमे थ्योरी दे दे छाड़ दबा कि तमु बते देबा, क्वेश्चन जेमति देखु देखु तमे आंसर करिवो, बुझे होछि। लांथनाइट कॉन्ट्रैक्शन बुझी गलो, किंतु ताको एप्लीकेशन केमति करिवो क्वेश्चन रे, तो सेति में पिला माने चारटा एलिमेंट रो खाली नाम मन रख दबो, सीरीज मन रखिवो, तुमको केवल सेति के ही क्वेश्चन से पछारिवो। ओके, वहीं से ही आपके लिए क्वेश्चन आएगा। तो देखो पहले जो होगा जिरकोनियम, जो जिरकोनियम है वो जिरकोन का रेडियस नियरली इक्वल टू योर हाफनियम रेडियस, क्योंकि ये आपका बन गया 4d और ये बन गया आपका 5d, आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल में से, ठीक है। जिरकोनियम यहाँ पे, हाफनियम यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों का रेडियस इक्वल होता है। देन किसका होगा, नायोबियम इक्वल टू टैंटालम,
नायोबियम का टैंटालम के साथ, अब किसका होगा, सिल्वर का गोल्ड के साथ, सिल्वर का गोल्ड के साथ, और मोलिब्डेनम का टंगस्टन के साथ, मोलिब्डेनम का टंगस्टन के साथ। सर आपने इतना क्यों बताया और क्यों नहीं बताया? क्योंकि 10-15 साल से क्वेश्चन देख रहे हैं, यही 4 सीरीज के एलिमेंट के बारे में पूछता है। ठीक है, तो वो पूछता है, 4 ऑप्शन दे देता है, 2-2 करके एलिमेंट का पेयर बना लेता है, बोलता है कौन दोनों एलिमेंट का रेडियस इक्वल है। ठीक है, तो यही 4 एलिमेंट, 4 जो सीरीज मैंने आपको दिया है, 4 पेयर जो दिया है एलिमेंट्स का, इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन देगा वो। ठीक है, तो इन्हीं में से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो जिरकोनियम इक्वल टू योर हाफनियम, दिस वन। नेक्स्ट इज योर नायोबियम नियरली इक्वल योर टैंटालम। Next one is your silver equal to your gold. Next is your molybdenum. Next is your really to your tungsten. लैंथेनाइड कंट्रैक्शन को समझो, लेकिन ये चीज को रट लो, डायरेक्ट आंसर करके आओगे 4 से 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, so this is all about your along the period lanthanide contraction. Everyone clear about? Hello. Anyone saying anything? बेटा किसका माइक ऑन है, वो कुछ मतलब सुनाई दे रहा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। So this is all about your lanthanide contraction. Next thing we will cover in the coming class. मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ एटॉमिक रेडियस का, उसको करना, वो असाइनमेंट है आप लोगों का, उसका डिस्कशन किया जाएगा क्लास में। तो आपको एक गैप मिल जाएगा संडे, तो वहाँ पे करके आओ, वहाँ पे मंडे को हम डिस्कस करेंगे वो असाइनमेंट को। ठीक है, तो कल ये रेडियस का कंसेप्ट कंप्लीट करके आयन एनर्जी भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट असाइनमेंट पकड़ा देंगे, करके आओ। ठीक है, वर्कशीट पकड़ा देंगे, उसको करके आओ, उसको डिस्कस करेंगे सोमवार के क्लास पे। ओके, नहीं स्टूडेंट्स? ओके, और जो पुराने स्टूडेंट्स, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, एनीवन, किसी का कोई डाउट? जो डाउट होगा, आई थिंक साहिल तुम्हारा डाउट तुम पूछ रहे थे नहीं? हाँ सर। साहिल से पचार मते कोन गोटे काम करिवो, से ଟିକେ मते फोन कर दे, फोन करले मु से डाउट क्लियर कर दे हैला। आ कोन वॉइस रिकॉर्डिंग करी पठेबी, से जो क्वेश्चन वाला पचार मते फोन कर, पचार दे, बुझे देबी। ठीक है हैला? ठीक है सर। नहीं ना, नले जण जणकर पचारले पुनी समस्तकर जण जण आसीबे, तापर समस्तकर डाउट क्लियर कला पढेबा केतबेले बुझे होची। तो गोटे क्लास रहइबो तमर जोथरे असाइनमेंट ओडा डिस्कस हो, सेही क्लास रे पचार देबो, जहा डाउट थिबो मते पर्सनल लेले तमे मते फ्री टाइम रे पचारी के फोन करी डाउट ओडा बुझी परिबो। ओके, ठीक अछि। सो हैप्पी डे, हैप्पी रेनी डे, एंजॉय, क्वेश्चन करिवो, जहा डाउट हो पचारिवो। हैव ए गुड डे सर। वेरी गुड डे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।